अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 8 में अल्कीन के रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उसमें आज हमारे पास टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ओजोनोलाइसिस, पहली बात तो ओजोन O3 की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास। O3 इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास O2 मालिक्यूलर ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, और O3 जो है ओजोन। इन दोनों फॉर्म्स में हमारे पास ऑक्सीजन है। ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में, नीचे जो है एटमॉस्फेयर में वो तो कम है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसे फिर हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ओजोन O3 जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, O2 की निस्बत ये बहुत रिएक्टिव है। तो होता क्या है कि ओजोन विगोरसली जो है वो रिएक्शन करती है अल्कीन के साथ, मतलब बहुत स्पीड से रिएक्शन करती है अल्कीन के साथ। जब हम ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारे पास एक चीज़ बनती है जिसे हम मोलोजोनाइड कहते हैं। और मोलोजोनाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को रीअरेंज करके ओजोनाइड बना देता है, ठीक है। अब एलोट्रॉपिक क्या है, इसकी डिफाइन देखें अगर हम। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से ज़्यादा, मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना किसी एलिमेंट का। इस वर्ड पे गौर करना है, एलिमेंट। अगर यहाँ पे कंपाउंड कर दिया तो डिफाइन गलत हो जाएगी, वो फिर हमारे पास जो है वो पॉलीमार्फिज्म आ जाएगा। तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा अशकाल में पाया जाना वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी, ठीक है। और वो जो दोनों फॉर्म है या तीन फॉर्म है उसे हम एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहेंगे। लाइक हमारे पास O2 और O3 है, तो ये एक दूसरे की क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक दूसरे के लिए ये एलोट्रॉप्स हैं। अब आ जाए, पहला रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे, पहला मेंबर अल्कीन का इथीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ओजोन इसमें ऐड करना है। O3 ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास है, यहाँ पे एटम्स हैं, तीन एटम्स इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे पास O3 बनता है। याद रखें कि हमने जब भी डबल बॉन्ड का रिएक्शन करना होता है अल्कीन का, तो हमारे पास जो रिएक्टिव साइड होती है वो डबल बॉन्ड ही होता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है इधर भी, वो वैसे ही रह जाएंगे। असल मेन काम क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन के चूंकि यहाँ पे तीन एटम्स हैं तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। अभी दो ऑक्सीजन हुए, तीसरा अभी रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तीसरा ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास जो है वो तीन ऑक्सीजन अटैच हो चुके हैं किस जगह पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक किया, तो उसके नतीजे में हमारे पास O3 का मालिक्यूल जो है वो ऐड हो चुका है। अब ये वाली जो हमारे पास चीज़ है ये मोलोजोनाइड है। मोलोजोनाइड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मोल अल्कीन के अंदर हमने एक मोल ओजोन ऐड किया, तो इस वजह से इसे मोलोजोनाइड भी कहते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है अपने आप को, ये रीअरेंज करता है और उससे ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड कैसे बनेगा, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे अब नहीं लिखा, ओके। उसके बाद ये वाला जो ऑक्सीजन नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन था ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन बना लगा दिया इसके साथ। अब क्या होगा, जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था इस ऑक्सीजन के ऊपर जाने की वजह से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दोबारा देखें तो इथीन O3 ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओजोन जो है O3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो एक एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे जुड़ गया, और जो तीसरा ऑक्सीजन एटम है वो भी इनके साथ अटैच हो गया, O3 है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने रीअरेंज किया अपने आप को, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया, और ये नीचे वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ ना आपस में, ये जो दरमियान में था जो ब्रेक हुआ, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपस में अटैच हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास चीज़ बनी है उसे हम ओजोनाइड कहते हैं। ओजोनाइड का हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाते हैं
वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज होगी, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था, ये वाटर के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी हमारे पास अब क्या बचेगा, यहाँ से जो बॉन्ड फ्री हुआ है, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये वाला ऊपर वाला, वो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ से भी फ्री हुआ है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया। तो दो हाइड्रोजन तो उसके साथ अटैच थे, वो तो शुरू से ही अटैच होके आ रहे हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक हो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया फॉर्मएल्डिहाइड, ये हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड बन गया, एक बन गया। अब दूसरा यहाँ पे देखें तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन तो निकल गया है, ये कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ और नीचे ये ऑक्सीजन है, तो ये वाला बॉन्ड भी इधर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मएल्डिहाइड बने हैं वो दो बने हैं, और साथ हमारे पास क्या बन चुका है, H2O2। H2O2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद रखें जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है हमारे पास, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड बना है इसको वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट ना हो, नहीं करना हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि जो मिक्सचर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अब जिंक क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, उस ऑक्सीजन को निकाल देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हम इसके अंदर क्या करते हैं, जिंक ऐड करते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। दोबारा देखें तो इथीन प्लस ओजोन, हमारे पास मोलोजोनाइड बनेगा, जो अनस्टेबल है वो अपने आप को रीअरेंज करता है, ओजोनाइड बनाता है। फिर ओजोनाइड का हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, फिर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से हम जिंक ऐड करके उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को, एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे आपने खास क्या रखना है, ये कार्बन कार्बन यहाँ पे मोलोजोनाइड के अंदर जो है वो बांड है, लेकिन ओजोनाइड के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान बांड नहीं है, ये याद रखना है। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बांड बना देते हैं, जो कि नहीं आएगा बांड। अच्छा, अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोनोलाइसिस जो हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस में ये है, नंबर वन, कि इससे हमें क्या पता चलता है, इट इज़ यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ डबल बांड। कार्बन कार्बन कौन से कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये सिंथेटिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वजह क्योंकि ये अल्कीन को आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। पहली इंपॉर्टेंस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये अल्कीन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसका रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पहली बात, अगर हम वर्ड पे गौर करें, पॉलीमराइजेशन, पोली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट, और एशन का मतलब क्या है, प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिसमें बहुत से यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है, उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। प्रॉपर अगर हम डिफाइन देखें तो हम कहते हैं कि इन दिस प्रोसेस, मतलब पॉलीमराइजेशन में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, आर पॉलीमराइज टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो ये होल प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब देखें हमारे पास है इथीन। इथीन ये है हमारे पास CH2। इसके लिए कंडीशन क्या है, 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 100 ATM प्रेशर, और ऑक्सीजन की बिल्कुल ट्रेसेस अमाउंट होनी चाहिए 0.01% तक। तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हमने करना है। बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के हमने जो है वो
n मालिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। n यहाँ पे इसकी तादाद को ज़ाहिर करता है, वो 10,000, 1 लाख, इस तरह वो बहुत बड़ा एक नंबर होगा। तो उससे क्या होगा, इतने मालिक्यूल्स मतलब 10,000 लैक्स इस तरह मालिक्यूल्स की तादाद होगी। तो क्या होगा, हर मालिक्यूल के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। ये CH2 एक इथीन का मालिक्यूल आ गया, ठीक हो गया। फिर आगे भी CH2 ये ऐसे चेन जो है वो दोनों साइड पे बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा यूनिट बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे n लिख देते हैं, मतलब कि CH2 इस तरह के n मालिक्यूल्स हमारे पास जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या बना है, हमारे पास ये वाली जो चीज़ बनी है ये पॉलीइथीन है। पॉली का मतलब मैनी इथीन मालिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे इथीन के मालिक्यूल जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीइथीन कहते हैं, ठीक है। अगर हमें गुड क्वालिटी का इथीन चाहिए, पॉलीइथीन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए जी, गुड क्वालिटी का पॉलीइथीन लेने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। गुड क्वालिटी पॉलीइथीन के लिए हमें कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए कि हमें कैटलिस्ट यूज़ करना चाहिए एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल का फार्मूला है हमारे पास AlC2H5। C2H5 इथाइल होता है, 3 इथाइल लगे हुए हैं तो इस वजह से ट्राई इथाइल, और साथ किसके हैं, एल्यूमिनियम के, तो इस वजह से एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, या इसे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी पढ़ सकते हैं, बाज़ बुक्स पे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी लिखा होता है। उसके बाद है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। Ti जो है वो टाइटेनियम का सिंबल है, और टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, तो टाइटेनियम क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड हमारे पास। ये जो कैटलिस्ट हैं इसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी कहा जाता है। बेसिकली ये 2 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है जिगलर नाटा, या इसे नेटा भी पढ़ते हैं, जिगलर नेटा कैटलिस्ट जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीइथीन, कि अगर हम गुड क्वालिटी पॉलीइथीन लेना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज़ जिगलर एंड नाटा कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन। इथीन के यूजेस अगर हम देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। ये पूरा जो टॉपिक है पॉलीमराइजेशन ये भी शॉर्ट में आता है, और ओजोनोलाइसिस ये भी शॉर्ट में, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है आपको कि ओजोनोलाइसिस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। इथीन के यूजेस में हम देखें तो पहला यूज़ है हमारे पास फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन। जैसे अभी हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, ये आप अगर शॉर्ट आ जाए पॉलीइथीन क्या है और उसके इस्तेमाल, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली इक्वेशन भी लिखेंगे और यहाँ पे उसके जो यूजेस लिखे हुए हैं ये वाले वो भी लिख देंगे। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन, पॉलीइथीन जो है वो इस्तेमाल होती है किस चीज़ को बनाने के लिए, अब प्लास्टिक मटेरियल। पॉलीइथीन पहली बात एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़, बैग्स, केबल्स, बॉक्सेस वगैरह, ठीक है। ये जो प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई हैं उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीइथीन बेसिकली क्या है, एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसे इसकी प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारे पास फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग, ठीक है। एक तो फ्रूट्स कुदरती तौर पे पौधे के ऊपर पकते हैं, उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ से जो फ्रूट्स हैं वो कच्चे निकाल लिए जाते हैं, और उसके बाद उनके अंदर क्या किया जाता है, पॉलीइथीन जो है वो इथीन जो है वो गैस वो उनमें फिल की जाती है या उनको गुजारा जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, फ्रूट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली पक जाते हैं, ठीक हो गया। एक बड़ा सारा सिलेंडर फॉर एग्जांपल लेके अगर उसके अंदर हम कोई फ्रूट रखें, उसके अंदर इथीन गैस इंजेक्ट कर दें, तो कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, वो जो फ्रूट होगा वो आर्टिफिशियली जो है वो क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद पक जाएगा इथीन गैस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास एज अ जनरल एनेस्थेटिक, इसे एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक मतलब ये होता है कि ये बेहोश करने के लिए और दर्द के एहसास को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑपरेट किया जाता है और पूरी बॉडी को जो है वो डिसेंसिटाइज करना होता है या बेहोश करना होता है उस बंदे को, ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो, तो उसमें क्या किया जाता है, इथीन जो है वो उसे मास्क के ज़रिए इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट के बाद वो जब वो होश में आता है तो उसे दर्द का एहसास तक भी नहीं होता कि उसका ऑपरेट हो चुका है। तो इस वजह से दर्द को ख़त्म करने के लिए या उसे बेहोश करने के लिए मरीज़ को ये यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है, मस्टर्ड गैस क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है।
फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड गैस क्या है? ए केमिकल यूज इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार 1 में जो यूज़ हुआ केमिकल हमारे पास मस्टर्ड गैस, ये भी इथीन से ही तैयार होता है। मस्टर्ड नाम इस वजह से है क्योंकि इसका ऑडोर जो है या ऑर्डर जो है, इसकी स्मेल जो है वो किसकी जैसी है? मस्टर्ड के जैसी है, इस वजह से इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। अब मस्टर्ड गैस बेसिकली क्या होता है? ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, गैसियस फॉर्म में नहीं होता, बेसिकली ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको बॉयल करके उसके बाद जो है वो फिर यूज़ किया जाता है। हाई बॉइलिंग लिक्विड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बिल्कुल धुंध जैसे होती है ना, ऐसे धुंध की फॉर्म में मतलब इन्हें यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है? बेसिकली ये दुश्मन फौज के ऊपर जो है वो फेंक दिए जाते हैं इसको, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जैसे ही वहाँ पे जाता है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये क्या करता है? इट इज़ अ पावरफुल वेजिकेंट। वेजिकेंट बेसिकली क्या होता है? काजेज ब्लिस्टर। तो बॉडी के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ये बॉडी के साथ लगता जाएगा वैसे वैसे फ़ौरन से वहाँ पे छाले बनना शुरू हो जाएंगे, और छाले बहुत बड़े बड़े छाले बन जाते हैं, ठीक है। और उससे वो क्या होगा? वो उनको बहुत पेन होती है और इवन वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है, और ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, मिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये पावरफुल वेजिकेंट है, ब्लिस्टर काज करता है। उसके बाद इसमें बैन भी कर दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट अब इसकी इक्वेशन अगर हम देखें प्रिपरेशन की, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है इसकी प्रिपरेशन की? इथीन के 2 मालिक्यूल लेते हैं या 2 मोल कह लें, S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है? कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। 2 मालिक्यूल हैं, एक मालिक्यूल का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दूसरे का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा? सल्फर के साथ अटैच हो जाता है, ये भी एक इथीन हो गया, ये दूसरा इथीन हो गया, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था एक सल्फर के साथ अटैच हो गया, और दूसरे कार्बन का बॉन्ड जो है वो एक एक क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया? सल्फर अलग हो गया। ये वाली जो हमारे पास चीज़ बनी है जिसका नाम है बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? सल्फर है। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा के ऊपर, इस बीटा के ऊपर भी क्लोरीन लगा हुआ है और उसके ऊपर भी क्लोरीन, तो बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड हमारे पास ये जो चीज़ आई है इसे हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस। अब लास्ट यूज़ है हमारे पास कि इथीन को यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़ सच एज ग्लाइकोल्स, जिसको हम एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्लाइकोल्स हमारे पास लाइक ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये OH और ये OH, इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल को जो है वो हम एंटी फ्रीज के तौर पे भी एजेंट यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है? बेसिकली अगर इसे हम वाटर में ऐड कर दें तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? 2 चीज़ें होंगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो इस वजह से इसे हम क्या करते हैं? एंटी फ्रीजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। ये गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर जो है वो यूज़ की जाती है ताकि गर्मियों में पानी जो है वो रेडिएटर के अंदर वो जल्दी बॉयल ना हो जाए, इस वजह से इसे जो है वो गाड़ियों के रेडिएटर में भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद सर्दियों में क्या हो, ये पेट्रोल जो डीजल जो वगैरह है वो जल्दी से फ्रीज़ ना हो जाए, कहीं पे ठंडे एरिया में गए हुए हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, तो उसके अंदर भी गाड़ियों के पानी के अंदर भी और पेट्रोल डीजल के अंदर भी क्या किया जाता है? ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है ताकि वो फ्रीज़ ना हो जाए, ना पानी फ्रीज़ हो जाए और ना उसका पेट्रोल डीजल वगैरह जो है जो उसके अंदर फ्यूल यूज़ हो रहा है उसके अंदर इसे ऐड किया जाता है ताकि वो फ्रीज़ ना हो जाए। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल, और भी बहुत सारे इससे कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। तो ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। पहला यूज़ पॉलीथीन की फॉर्मेशन, इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद पॉलीथीन की जो यूजेस हैं वो क्या हैं हमारे पास वो लिखना है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, और मस्टर्ड गैस वाला जो है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग शॉर्ट भी आते हैं, या एज यूजेस ऑफ इथीन आ गया तो ये इकट्ठा भी सारा आ सकता है। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।